नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शुक्ला। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होते हैं, क्या उसकी शक्तियां होती हैं और संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। इन सब बातों पर जो है चर्चा होगी आज। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे संविधान में केंद्र व राज्यों के लिए एक ही न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, और इसमें जो है अगर सबसे बड़ी अदालत की बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इसकी स्थापना जो है संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत स्थापित है। ये सुप्रीम कोर्ट आपातकाल में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही कार्यभार संभालते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ने वाली बात है कि आप महत्व देख सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका कितना महत्व होता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हैं किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही कार्यभार संभालते हैं। लोग अपने जो संविधान में बताया गया है, और लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं। ये जो है हम लोग सभी लोग जानते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उनकी व्याख्या करना और उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देना। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश होंगे ऐसा लिखा है, और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का भी संसद को अधिकार है। 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, और संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। 1960 में कब बढ़ाई गई ये भी देख लेते हैं। न्यायाधीशों की संख्या 1960 में 13 की गई, 1977 में 17, 1986 में 25 और 2008 में 31 हो गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करेंगे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो 1857 में प्रिवी काउंसिल भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। ये था कहाँ? इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में था। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को ही अस्तित्व में आया। 28 जनवरी 1950 यानी 2 दिन बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इसका पहले नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये संसद भवन में ही संचालित होता था। इसका अलग भवन जो है बाद में बना। जस्टिस हीरालाल जे कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश बने। 1958 में सुप्रीम कोर्ट को संसद भवन से हटाकर तिलक मार्ग पर मौजूदा इमारत में शिफ्ट किया गया, नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे भारत में और अन्य सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। अगला पॉइंट, संघ और राज्यों के बीच कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन जो है सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है, उसको कैसे होगा विभाजन। अनुच्छेद 131 संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद का निपटारा करता है। सर्वोच्च अपीलीय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है ये। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन पर किसी कानून को रद्द करने की भी शक्ति प्राप्त है। अगर उसको लगता है कि संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन हुआ है किसी कानून के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रद्द कर सकता है कानून को। अनुच्छेद 143 ये क्या कहता है? ये बताता है कि राष्ट्रपति विधि से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ये भी यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है। अब उसकी योग्यता क्या होंगी? जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी जान लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, कानून और संविधान का जानकार हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो,
किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विद्वता हो। और न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है? न्यायाधीश को पद से हटाना जो है उसके लिए या तो 65 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने पर, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। संसद द्वारा पद से हटाने के 2 आधार हो सकते हैं, एक साबित कदाचार और असमर्थता। तो ये जो है इसकी मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं हो गई इस पद की, और ये उसके हटाने की प्रक्रिया हो गई। मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन संसद द्वारा कानून बनाकर ही तय किए जाते हैं। न्याय द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे। अगला पॉइंट, न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश समेत सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अगला है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आपने सुना होगा कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कॉलेजियम क्या है और उसका गठन क्यों किया गया। समिति होती है, हालांकि अभी पढ़ते हैं पूरा। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार एक कमेटी के पास है जिसे कॉलेजियम कहते हैं। चीफ जस्टिस ही इस समिति के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे वरिष्ठतम जज इसके सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु संविधान में चीफ जस्टिस की नियुक्ति हेतु कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। 1951 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जज मुख्य न्यायाधीश होते थे। उसके बाद कुछ ऐसे कारण या कुछ विवाद रहे जिसके लिए जो है कॉलेजियम समिति का गठन किया गया। तो क्या हुआ था, 1973 में जस्टिस A.N. रे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति में वरिष्ठता को नज़रअंदाज किया गया था। जस्टिस K.S. हेगड़े, जस्टिस A.N. ग्रोवर और जस्टिस J.S. सिलार ज़्यादा वरिष्ठ थे। जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति पर विवाद हुआ। इसमें जो है इस विरोध में बार एसोसिएशन भी सामने आई और इसका जो है विरोध किया। माना जाता है कि अन्य सीनियर जजों में केशवानंद मामले में सरकार के पक्ष में फैसला नहीं दिया था। दूसरा विवाद 1977 में हुआ। 1977 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश या जज जस्टिस H.R. खन्ना की जगह जस्टिस M.U. बेग की नियुक्ति की गई। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। 1981 में S.P. गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसे जो है फर्स्ट जज केस भी कहा गया है, जो 1981 में S.P. गुप्ता वाला फैसला रहा। ये कहा गया इसको था सुप्रीम कोर्ट का परामर्श सिर्फ विचार के तौर पर परिभाषित है। अब सेकेंड जजेस केस भी है, वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट जजेस केस था 1981 में S.P. गुप्ता वाला, और ये सेकेंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या हुआ, जस्टिस J.S. वर्मा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने पूर्ववर्ती फैसला पलटा। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना बाध्यकारी बताया तथा कहा कि जजों के स्थानांतरण और नियुक्तियां कॉलेजियम द्वारा ही की जाएंगी। इसके बाद थर्ड जजेस केस, इसमें जो है थर्ड जजेस केस के बारे में पढ़ लेते हैं। 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर राय मांगी। तो इसमें क्या हुआ, उसके कुछ दिन बाद जस्टिस S.P. भरूच की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय बेंच ने 28 अक्टूबर 1998 को अपना फैसला सुनाया। पीठ ने जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका को विधायिका से ऊपर बताया। अब पढ़ेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नेतृत्व में सीनियर जजों की समिति होती है जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला करती है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति एवं तबादले करने का अधिकार होता है। हाई कोर्ट के जजों को पदोन्नति कर सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला भी कॉलेजियम करता था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध बताया है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में अनिवार्य बताया है, लेकिन स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए या नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। तो ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का जो है इम्पॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे भारत की न्याय प्रणाली। देश में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की संरचना और क्षेत्राधिकार है। देश में 25 हाई कोर्ट हैं। अब इसके बारे में थोड़ा इस तरीके से समझेंगे कि देश का न्यायिक तंत्र कैसे कार्य करता है। आप लोगों को जो है स्पष्ट दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अब उसके बाद जो है मेट्रोपॉलिटन स्तर पे है दीवानी न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। अपराधिक में है सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन और मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद जिला स्तर पे दीवानी, जिला अदालत और सिविल जज, जूनियर और सीनियर डिवीज़न। आपराधिक में सेशंस कोर्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद ट्राइब्यूनल कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, कोऑपरेटिव, मोटर एक्सीडेंट केसेस, रेंट कंट्रोल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। उसके बाद लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट, जिला एवं शहर स्तर पर है। उसके बाद एक फैमिली कोर्ट, ये पारिवारिक मामले। तो ये जो है स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें सबसे ऊपर जो है राज्य में तो हाई कोर्ट और जो है देश में सुप्रीम कोर्ट है। अब थोड़ी विविध तथ्य और देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की संरचना और क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्य के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए साझा हाई कोर्ट का प्रावधान है। तो ये जानकारी जो थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ये 2018 तक के आंकड़े हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालयों में 2.91 करोड़ मामले लंबित हैं 2018 तक। हाई कोर्ट में 47.68 लाख मामले लंबित हैं। सभी हाई कोर्ट में 695 जज और हैं 384 की कमी। ये जो आंकड़े हैं 2018 तक के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, उसके कार्यों के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम और जजों की नियुक्ति के बारे में जो है जानकारी उपलब्ध कराई। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे और इसी तरीके के विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ सदैव जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।